नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि डेली करंट अफेयर की जो क्लास है उसको डेली आप लोग फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश क्या करिए, डेली जो है पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। और देखिए, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। तो डेली फॉलो करिए क्लास को। आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप लोग साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करिए और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। तो करेक्ट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी स्पेशल हो गया, साथ ही साथ करंट है ये। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस उद्देश्य से? तकनीकी शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना? क्योंकि ध्यान रखिए, तकनीकी शिक्षा जो कि रोजगार मुख होती है, तो बेसिकली देखा जाए युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर जो है मिल सके, इस उद्देश्य से तकनीकी यहाँ पे तकनीकी शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है और इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, इस अभियान का? तो लाखों जो युवा हैं प्रदेश के, उनको सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना। इसके लिए सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जितने भी जो जिले अधिकारी हैं, ठीक है, जो मंडलायुक्त हैं, जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनसे प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष शिविर लगाने का अनुरोध किया है, ताकि ये लोग जो शिविर के माध्यम से इस जो है पॉलिटेक्निक चलो अभियान का प्रचार प्रसार कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो युवा वर्ग है वो तकनीकी शिक्षा से जुड़ सके। ठीक है, पॉलिटेक्निक विद्यालय में अपना एडमिशन ले सके। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर को। तो यहाँ पे देखें, अभी हाल ही में हम लोगों ने बात किया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश के जो जेल हैं उनका नाम बदल करके क्या कर दिया है, सुधार गृह कर दिया है। ठीक है, तो अब वहां के उत्तर प्रदेश के जेलों को क्या बुलाया जाएगा, सुधार गृह। वही देखिए, राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, और ये एशिया, या ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला है ये एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। अगला है, राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला लिया। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। वही बात करें, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ करंट अफेयर थे जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। तो क्लाउड सीडिंग के लिए भी हाल ही में जो है एक परीक्षण उड़ान जो है वो आयोजित की गई है। किस आईआईटी संस्था के द्वारा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर सी है, आईआईटी कानपुर। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो ये यूपी स्पेशल ये भी हो जाता है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सब जब स्पेशल विशेष आ जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान दिया करिए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आईआईटी कानपुर है दोस्तों, उसने क्लाउड सीडिंग के लिए अभी हाल ही में एक परीक्षण उड़ान जो है उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ये जो परियोजना थी दोस्तों क्लाउड सीडिंग की, ये कुछ साल पहले ही जो है आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में?
तो ये कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर है, ठीक है, मणिंद्र अग्रवाल, इन्हीं के नेतृत्व में इस परियोजना को शुरुआत की गई थी। और परीक्षण उड़ान के लिए जो मंजूरी दिया गया था उसको डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा जो है आवश्यक मंजूरी देने के बाद ही इस परीक्षण उड़ान का जो है आयोजन किया गया था। उड़ान जो की गई है दोस्तों, ये देखा जाए लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक की गई थी। और उड़ान की बात करें तो ये लघु उड़ान यात्रा पूरी करने के बाद आईआईटी कानपुर फ्लाइट लैब हवाई पट्टी पर वापस आ गया। अच्छा, क्लाउड सीडिंग क्या होता है दोस्तों? तो एक तरीके से जो है क्लाउड सीडिंग यानी कि क्लाउड में, यानी एक तरीके से समझ में आ रहा है कि बादलों में सीड डालना, बीज डालना, एक तरीके से किसके लिए? वर्षा के लिए, ठीक है। एक तरीके से याद करने का एक तरीका है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा नहीं हो रही होती तो उसमें जो है कुछ रासायनिक एजेंटों का प्रयोग करके हम एक तरीके से वर्षा कराने का प्रयास किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो है जो इसमें वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रासायनिक एजेंट, जैसे कि क्या क्या उपयोग किया जाता है बादलों में, तो सिल्वर आयोडाइड का, ड्राई आइस जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट और अन्य तत्वों का उपयोग करके वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाया जाता है। यही है दोस्तों क्लाउड सीडिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लाउड सीडिंग जो है इसके लिए जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण उड़ान किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाले पहले विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो देखिए ये करेक्ट आंसर इज ओमान है, ठीक है। तो ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोलफुल योगा सेरेन ओमान शीर्षक से एक अनूठा वीडियो जो है वो पेश किया है। इस पहल को अग्रणी माना जाता है और विभिन्न देशों के योग उत्साही लोगों की विशेषता के साथ ओमान की सुंदरता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये वीडियो देखिए इसलिए सबसे अलग माना जा रहा है क्योंकि ये वीडियो दोस्तों जो बनाई गई है योगा पर, ये भारतीय दूतावास और साथ ही साथ ओमान के जो पर्यटन मंत्रालय है उनके सहायक कंपनी जिसका नाम है विजिट ओमान, उनके बीच में जो है सहयोगात्मक प्रयास से इस वीडियो को बनाया गया, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। और ये साझेदारी, ध्यान रखिएगा, किसी भी विदेशी सरकार द्वारा अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला उदाहरण है। तो अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का इस्तेमाल करना, योग का प्रयोग करना, उपयोग करना, ये अपने आप में एक पहला उदाहरण है जिस कारण से ओमान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो न केवल दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है बल्कि ओमान में भी इसकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। तो ये वीडियो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है योग दुनिया भर में प्रचलित हो रहा है और ओमान में भी इसकी जो है प्रमुखता बढ़ती जा रही है, जो ये वीडियो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि योग का इस्तेमाल करने वाला या योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाला पहली विदेशी सरकार जो है वो बनी है ओमान। ओमान के बारे में दोस्तों बात कर लेते थे, आइए देख लेते हैं ओमान का। ये देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है, अरेबियन सी से लगा हुआ ये देश है जिसकी देखा जाए दो सीमाएं हैं, तीन देशों से इसकी सीमाएं लगती है, माफ करिएगा। एक यमन से, ठीक है, दूसरी सऊदी अरब से और तीसरी देखा जाए यूएई से, ठीक है। ओमान की जो राजधानी दोस्तों मस्कट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। आपको यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्र यहाँ पे भी दिखाई देगा, इस क्षेत्र में भी आपको देखा जाएगा। यूएई के जस्ट ऊपर नॉर्थ पीक पर देखेंगे तो ओमान का कुछ भाग यहाँ पे है जो कि एक स्ट्रेट से लगता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और ओमान को ईरान से अलग करता है। राजधानी दोस्तों मस्कट है और इसकी जो है मुद्रा ओमानी रियाल है और यहाँ के जो सुल्तान है वो हैथम बिन तारिक अल सैद जो है वो यहाँ के सुल्तान है, ठीक है। आइए कुछ और भी अन्य देश विदेश के बारे में खबरें देख लेते हैं जो न्यूज में रही हैं। जैसे कि 2023 में जो पहला चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है मोका, उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यमन के द्वारा दिया गया था। वहीं देखा जाए भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है किस देश को दोस्तों? तो बांग्लादेश को, ठीक है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। चलिए अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हाल ही में, ठीक है, अरब सागर में जो है चक्रवाती तूफान आया है, ठीक है, आया था जो कि अब तक का सबसे अधिक दिनों तक टिकने वाला तूफान रहा है। उसका नाम क्या है और उसका नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? तो आप मुझे नाम बताइए। अभी हाल ही में आया था, ठीक है, जो कि देखा जाए गुजरात और राजस्थान के जो है भाग को उसने प्रभावित किया।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसका किस देश के द्वारा नामकरण किया गया ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर इज ए है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। और ये रिपोर्ट देखिए, हुरून इंडिया की रिपोर्ट है ये, और इसके अनुसार जो है ये बताया गया है कि भारत की जो सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम कुल बाजार पूंजीकरण देखें तो कितना है, लगभग 16,37,327 करोड़ रुपए का इसका कुल बाजार पूंजीकरण है। ठीक है, वही दूसरे नंबर की बात करें तो टाटा ग्रुप का जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो दूसरे स्थान पे आता है, और उसका बाजार जो है पूंजीकरण कितना है, 11.8 लाख करोड़ रुपए है। वही HDFC बैंक दोस्तों 9.4 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट थी जो कि हुरून इंडिया की रिपोर्ट है, और इसमें जो है सबसे मूल्यवान प्राइवेट जो है मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी बनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने, ठीक है, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो भारत और किस देश से दोस्तों किया है इंडस एक्स का जो है कार्यक्रम लॉन्च? ये किया है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने किया है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स को वाशिंगटन डीसी में एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस काउंसिल कार्यक्रम में लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक जो है ये वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहां पे एक भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल कार्यक्रम हो रहा था, जिस दौरान भारत अमेरिका ने डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस, ठीक है, इंडस एक्स, ध्यान रखिएगा इंडस यानी कि इंडिया यूएस। ठीक है, और यहाँ पे बात करें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार देखा जाए ये है क्या, इंडस एक्स का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देश जो है वो रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए यूएस से भारत रोडमैप में स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। इसी के साथ साथ ये भी था, ये जो यूएस से इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत तकनीकी रिलीजबिलिटी परिणामों का लाभ उठाना, ये भी इसमें शामिल किया गया है। उच्च तकनीकी शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास में संयुक्त अवसरों का पता लगाना और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और रक्षा प्रतिष्ठानों संबंधों को मजबूत करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो हमने देखा कि इंडस एक्स जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, जिसका अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है कि पेट्री ओरपो किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में देखा जाए तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पेट्री ओरपो। इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है, और ये 4 दलीय गठबंधन के प्रमुख रूढ़िवादी नेता थे जिनका नाम है पेट्री ओरपो। और हाल ही में जो फिनलैंड की संसद है, फिनलैंड की संसद ने इन्हें फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, और संसद ने जो है जो ओरपो के पक्ष में जब वोट किया था, और इन्होंने देखा जाए अप्रैल में जो चुनाव हुआ था फिनलैंड में, उसमें ये विजयी रहे थे, गठबंधन की सरकार थी। और इन्होंने देखा जाए जो वहां की जो औपचारिक रूप से जो राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो, उनके द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में इनको औपचारिक रूप से चुना गया है। ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? तो वर्तमान में जो वहां की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम है सना मरीन, उनसे इन्होंने पदभार संभाला है। जिनकी पार्टी की बात करें दोस्तों तो सोशल डेमोक्रेट्स ओरपो की नेशनल गठबंधन पार्टी और फिन्स पार्टी के बाद इनकी तीसरे स्थान पे पार्टी रही। इनकी जो वहां की अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थी सना मरीन की, उनका तीसरे स्थान पे उनकी पार्टी रही है। जो ये नया गठबंधन आया दोस्तों, उसमें कौन कौन सी पार्टी ने गठबंधन बनाया है? तो छोटी स्वीडिश पीपल्स पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स पार्टी ने जो है गठबंधन बनाया है सरकार के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नए प्रधानमंत्री बने फिनलैंड के पेट्री ओरपो। आइए फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए फिनलैंड का आप मैप देख रहे हैं। तो ये देखिए फिनलैंड जिसकी देखा जाए तो 2 देशों से सीमा लगती है, माफ करिएगा 3 देशों से। सबसे जो लंबी यहाँ पे आप सीमा देख रहे हैं रशिया से इसकी सीमा लगती है, साथ ही साथ स्वीडन से और नॉर्वे से इसकी सीमा लगती है। फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलेंस्की है, करेंसी इसकी यूरो है, और राष्ट्रपति साउली निसिस्तो जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि ये भी रिपोर्ट से रिलेटेड है कि हाल ही में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पे है?
तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है 2023, इसमें भारत कौन से स्थान पे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है सी है, 127वें स्थान पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, तो ये देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर साल जो है जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है, और इस साल 2023 की रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। यह रिपोर्ट ध्यान रखिएगा 4 पैमानों पर, 4 आयामों पर जारी किया जाता है। किन किन आधार पर जो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात किया जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए ये जो रिपोर्ट है जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये 4 प्रमुख आयामों कौन कौन सा है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी कि आर्थिक भागीदारी में महिलाओं और पुरुषों का क्या मतलब कितना अवसर मिलता है। शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों लोगों को कितना जो है अवसर मिलता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के क्षेत्र में, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 आयामों के आधार पर जेंडर जो है गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, भारत की बात करें दोस्तों, तो इस साल भारत जो है 146 देशों में कितने स्थान पे दोस्तों? 127वें स्थान पे है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में इसने 8 स्थान का जो है सुधार किया है। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में भारत जो है जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पे था, तो इम्प्रूवमेंट हुई है 8 स्थान की। वही बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो शिक्षा के सभी जो स्तर हैं भारत में, उस जो है भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर लिया है। ठीक है, बात करें भारत के जो पड़ोसी देश है वो किन किन स्थान पे, तो पाकिस्तान देखिए कितने स्थान पे दोस्तों? 142वें स्थान पे है। वही बांग्लादेश देखिए सबसे अच्छी स्थिति में बांग्लादेश है जेंडर गैप इंडेक्स में, 59वें स्थान पे है। चीन देखा जाए दोस्तों 107वें स्थान पे है। वहीं भारत नेपाल की बात किया जाए तो 116वें स्थान पे है। श्रीलंका की बात किया जाए तो 115वें स्थान पे है। भूटान की बात किया जाए तो 103वें स्थान पे है। तो इस तरीके से देखने को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान को छोड़कर के बाकी सभी पड़ोसी देश जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है, भारत से अच्छे ही स्थान पे हैं। वही बात करें सबसे टॉप पर रिसर्च कौन रहा है, तो देखिए लगातार 14 साल से, ठीक है, या 14वें वर्ष आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है, और ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने लैंगिक असमानता यानी कि अंतराल के स्तर को 90% से अधिक कम कर दिया है। तो वहां पे देखें आपको आइसलैंड में जो है जेंडर गैप बहुत ही देखने को कम मिलेगा, वहां पे समानता ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं देखा जाए 3 जो नॉर्डिक कंट्री हैं दोस्तों वो दूसरे तीसरे स्थान पे रहे। कौन से? नॉर्वे दूसरे स्थान पे रहा है, फिनलैंड जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है, और वहीं बात करें दोस्तों स्वीडन जो है वो 5वें स्थान पे रहा है। और बात करें दोस्तों पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का एक देश ऐसा है जो चौथे स्थान पे रहा है दोस्तों, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पे रहा है। रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया भारत में, ठीक है, ये बताया गया कुछ कि किस क्षेत्र में समानता में बढ़ोतरी हुई और किस क्षेत्र में जो है समानता में कमी देखने को मिला है। तो वेतन और आय की बात करें दोस्तों तो उसमें जो है समानता की बढ़ोतरी देखने को मिलता है, लेकिन वही बात करें जो कुछ पद हैं जैसे कि वरिष्ठ पद हो गए, तकनीकी भूमिका हो गई, उसमें हमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो है पिछले वर्ष के या पिछले रिजल्ट के बाद देखा जाए थोड़ी कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो तकनीकी भूमिका में वरिष्ठ पदों में महिलाओं की जो है भूमिका हमें कम देखने को मिल रही है, हिस्सेदारी कम देखने को मिल रही है, लेकिन वेतन और आय के मामले में बताया गया है कि इसमें जो है कुछ बढ़ोतरी देखने को मिला है, समानता की तरफ बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट जो आया है उसमें भारत 127वें स्थान पे है, पिछले वर्ष 135वें स्थान पे था। आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये टॉप 5 कंट्री आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने किस देश को हराकर 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप खिताब जीता है, तो बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है, बांग्लादेश को हरा करके, करेक्ट आंसर इज डी, बांग्लादेश को हरा करके जीता है। तो भारत की अंडर 23 महिला टीम ने हांगकांग के मिशन राउंड में आयोजित फाइनल में बांग्लादेश को हराकर 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब जीता है। ठीक है, तो महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान से 127 रन बनाया था। भारत की जो खिलाड़ी है दोस्तों कनिका आहूजा, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है क्योंकि इन्होंने फाइनल में देखा जो 23 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 30 रन बनाकर नामदार रही। वहीं देखा जाए तो भारत की जो दूसरी खिलाड़ी जिनका नाम है दोस्तों श्रेयांका पाटिल, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा।
आइए देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपने सभी यूनिवर्सिटी जो है उन सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर इसने बैन लगा दिया है। ठीक है, बैन लगा दिया है होली मनाने पे। क्यों? वहां पे देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है ये लिया गया है उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा लिया गया था, और उनका ये कहना था कि ये जो इस तरह की गतिविधियां हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी में कैंपस में होली खेलना, ये देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह से अलग है और ये देश की जो इस्लामिक पहचान है उसके खिलाफ है। ठीक है, तो होली पर पाकिस्तान में जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस से प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य एन गोपी को किया गया है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कुतुबल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। ये पहला पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये पुरस्कार की जो स्थापना की गई है वो भारत जागृति के द्वारा किया गया है, जो भारत राष्ट्र समिति से संबद्ध एक सांस्कृतिक संगठन है और इसका उद्देश्य सिद्ध साहित्यकारों को सम्मानित करना है। आचार्य गोपी का सम्मान समारोह 21 जून को एबिट्स के तेलंगाना सारस्वत परिषद में साहित्य में उनके योगदान को याद करते हुए दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य एन गोपी को, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न पर कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो ये बन गया है एस्टोनिया। ध्यान रखिएगा, ये मध्य यूरोप का, यूरोप के पहले भी कई देश, जो पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है, वही वैधता प्रदान किया है, लेकिन ये मध्य यूरोप का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को जो है वैध करार दिया है। एस्टोनिया ये कंट्री है। ठीक है, तो एस्टोनिया की जो संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है, जिससे कि ऐसा करने वाला ये मध्य यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। ठीक है, पहला मध्य यूरोपीय राष्ट्र ये बन गया है। देखिए, पश्चिमी यूरोप में अभी मैंने बताया कई हिस्सों में जो है समलैंगिक विवाह को वैध किया गया है। यह कई पूर्व कम्युनिस्ट मध्य यूरोपीय देशों में निषिद्ध है, जब जो कि कभी सोवियत नेतृत्व वाले वर्षा का हिस्सा थे, वर्षा संधि का हिस्सा थे। देखिए, कई सारे ऐसे यूरोपीय पूर्व कम्युनिस्ट मध्य यूरोपीय देश है जो कभी, ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर का हिस्सा थे। यूएसएसआर की जो वर्षाई की संधि थी उसका हिस्सा थे। उसमें आज भी बहुत सारी जगह जब समलैंगिक विवाह को निषिद्ध किया गया, लेकिन अब ये जो है पहला मध्य यूरोप का देश बन गया एस्टोनिया, जिसने जो है समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान किया है। ठीक है, यहाँ पे जो चुनाव हुआ था, जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री चुन के आए हैं 2023 में, जो जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कल्लास, उनके नेतृत्व में उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से 101 सीटों वाली संसद में विधेयक को 55 मतों से पारित किया गया है। ठीक है, तो पक्ष में वोट आया है, जिसकी वजह से ये फैसला वहां पे लिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का दोस्तों 10 MCQ। बात कर लेते कुछ और भी करंट अफेयर के बारे में, जैसे कि वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है किसने? नेपाल ने। ठीक है, तो नेपाल जो है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है, किसे किया है? जैन मैरिट को किया है। वहीं देश की संसद ने स्वेच्छा से संबंध बनाने की आयु को 13 वर्ष से बढ़ा करके 16 वर्ष कर दिया है। किस देश ने दोस्तों? जापान ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने का निर्णय लिया है किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। वहीं देखा जाए 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कप्तान हैं। वही देखा जाए हाल ही में एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। वही बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? अमित अग्रवाल ने। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में
क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया? किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। आज की क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो पीसीएस 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है, देखिए स्टैटिक्स जीके की, अग्नाशय के लिंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। वहीं जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। कितने? 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान किया गया था। 1998 में संयुक्त प्रांत किसान महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौर शंकर मिश्र के द्वारा। अगला है दोस्तों की, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन है कौन? अनुशीलन समिति है। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 को किया गया। आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसे? ग्रेगर जोहान मेडल, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे ये, इनको कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। वहीं भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस कार्बनिक पदार्थ का? तो ग्रेफाइट का। अगला है, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। कौन सी झील दोस्तों? सांबर झील। किस राज्य में है? राजस्थान में है। वहीं भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील स्थित है कहाँ? कौन सी झील है सबसे ऊंचाई पर स्थित? झील चोलामू झील है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिक्किम में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर के साथ साथ हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन भी देखा। आज के स्टैटिक्स का जो पोर्शन था दोस्तों उसमें पीसीएस 2023 में पूछे गए बहुत सारे प्रश्न थे। तो इस तरीके से आपका ये रिवीजन भी हो गया। इसी तरीके से जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इसी तरीके से स्टैटिक्स जीके में लेके आऊंगी, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।